हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय के WD में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th बायोलॉजी का 5वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, वंशागतिकी का आणविक आधार। हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जो वंशागतिकी के लिए आधार है। और किसके रूप में आधार है? अणु के रूप में आधार है। आणविक आधार के अंतर्गत हम मेन देखेंगे डीएनए को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आरएनए को देखेंगे। आरएनए क्या है, आरएनए का क्या काम होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले उसको देखेंगे। आरएनए जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे डीएनए को। डीएनए किससे बनता है और डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए कहाँ होता है, उस सबको हम देखेंगे डीएनए के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम देखेंगे वो जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है उसका खोज कैसे हुआ है, क्या क्या उस पर प्रयोग चला है, कैसे कैसे उसका खोज हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड में यही हो जाएगा हमारा, आरएनए वाला ही हो जाएगा। आरएनए के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी देखना है। उसके बाद देखेंगे हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति। क्या बोलते हैं? प्रतिकृति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनाया जाता है। डीएनए अपने आप को डबल करता है, कैसे डबल करता है उसको देखेंगे हम रेप्लिकेशन के अंतर्गत। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और उसमें भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए कैसे बनता है उसको देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत। इसके बाद हमारा रहेगा अगला टॉपिक रहेगा जेनेटिक कोड। अनुवांशिक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष कोड पाया जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। जैसे ही जेनेटिक कोड हो जाएगा उसके बाद देखेंगे हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। अनुवादन के अंतर्गत हम देखेंगे वो जो एमआरएनए बना होगा ट्रांसक्रिप्शन में, अनुलेखन में, उससे प्रोटीन कैसे बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे अनुवादन में देखेंगे। और जैसे ही अनुवादन ट्रांसलेशन हो जाता है उसके बाद देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखेंगे। मतलब जीन की अभिव्यक्ति कैसे होता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। जीन की अभिव्यक्ति कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर में, कैसे काम करता है जीन, उसको देखेंगे हम इसके अंतर्गत। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें हम मानव के अंतर्गत कितना जीन पाया जाता है उसको पूरा देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। इसको हम HG से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? HG से, HGP से शॉर्ट फॉर्म में। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का ये। तो ये रहा हमारा, क्या रहा इस चैप्टर का हमारा आधार रहा ये। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा अगला जो रहेगा आगे का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड अगर हम देखेंगे कितने प्रकार का पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड को अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं नाभिकीय अम्ल। क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय अम्ल। ऐसा अम्ल जो कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का पाया जाता है तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला है आरएनए और दूसरा है डीएनए। अगर इनका हम फुल फॉर्म देखेंगे तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का अगर फुल फॉर्म बोलोगे तो आपको लिखना वही है राइबोन्यूक्लिक एसिड, सामने में जोड़ देना डीऑक्सी। क्या जोड़ना? डीऑक्सी। तो डीएनए का नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो ये इनका हो गया फुल फॉर्म। 2 प्रकार से होते हैं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए। अगर हम और आगे अगर जाए, अगर हम आरएनए के बारे में देखेंगे तो आरएनए को अगर हम प्रकार देखेंगे, आरएनए का मेन प्रकार 3 प्रकार से है। पहला जो है वो आरआरएनए। आर से इसका नाम पड़ता है राइबोसोमल। क्या पड़ता है? राइबोसोमल। मतलब ऐसा आरएनए जिसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। आरआरएनए इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। और उसके बाद अगला अगर हम जाएंगे तो क्या होता है? एमआरएनए। एमआरएनए का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को अगर हिंदी में अगर देखोगे तो मैसेंजर को क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो मैसेज को क्या बोलोगे? मैसेज को हम बोलते हैं संदेश। तो हिंदी में इसका नाम क्या पड़ता है? संदेश वाहक आरएनए। कौन सा आरएनए? संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक आरएनए मतलब ऐसा आरएनए जो संदेश को पहुंचाएगा यहाँ से वहां, वो हो गया मैसेंजर आरएनए। और अगर अगला टाइप देखेंगे, तीसरा टाइप, तो वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए, टी का नाम क्या हो गया? तो हो गया ट्रांसफर आरएनए। क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर किसका करेगा ये? तो वो जो मैसेंजर आरएनए संदेश जो लेके गया है जेनेटिक कोड के रूप में, उसका ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। सबको हम आगे देखते जाएंगे धीरे धीरे। ट्रांसफर आरएनए को अगर हिंदी में अगर बोलोगे तो इसको बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए। कौन सा आरएनए? स्थानांतरण आरएनए। तो ये है हमारा आरएनए का टाइप। अगर हम आरएनए को अगर देखेंगे तो आरएनए को 3 टाइप में ही पढ़ाया जाता है, हर एक जगह 3 टाइप का होता है। आरएनए 3 ही टाइप का होता है, और इसके अलावा एक और 3 टाइप है आरएनए का, उसको अगर हम देखें तो वो अलग टाइप से 3 टाइप का होता है आरएनए। जैसे कि अगर हम देखें आरएनए का मेन अगर 3 टाइप क्या क्या होता है, तो आरएनए का मेन 3 टाइप क्या क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर बोलोगे तो एंजाइमेटिक आरएनए। कौन सा आरएनए? आरएनए को बांटा गया है 3 ही टाइप में बांटा गया। सबसे पहला होता है एंजाइमेटिक आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो किसके रूप में काम करेगा? एंजाइम के रूप में कार्य करेगा। एंजाइमेटिक आरएनए, ऐसा आरएनए जो किसके रूप में काम करेगा? एंजाइम के रूप में कार्य करेगा। एंजाइमेटिक आरएनए का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल पूछता है एंजाइमेटिक आरएनए का एग्जांपल क्या है, तो राइबोजाइम याद रखना आप लोग। किसको याद रखना? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? तो राइबोजाइम एंजाइमेटिक आरएनए का एक प्रकार है। और अगर हम दूसरा टाइप अगर देखेंगे तो आरएनए का दूसरा टाइप होता है जीनेटिक आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा, उसको बोलते हैं क्या? जेनेटिक आरएनए, या अनुवांशिक आरएनए भी बोल सकते हैं। अनुवांशिक आरएनए के अंतर्गत क्या आता है? तो एचआईवी के अंदर में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। एचआईवी एक वायरस है, जितने भी मैक्सिमम वायरस है, एचआईवी हो गया, टीएमवी हो गया, तो इनके अंतर्गत जो काम करता है वो आरएनए सब कौन से आरएनए हैं? तो ये आरएनए कौन सा आरएनए? जेनेटिक आरएनए है। और अगला अगर हम टाइप देखेंगे आरएनए का, तो वो होता है, एक हो गया एंजाइमेटिक जो एंजाइम के रूप में कार्य करेगा, एक होता है जेनेटिक जो जेनेटिक पदार्थ के रूप में काम करेगा, और अगर हम तीसरा इसका टाइप देखेंगे तो वो होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। कौन सा होता है? नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब तो ऐसा आरएनए जो जेनेटिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा। जेनेटिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा तो किसके रूप में कार्य करेगा? तो ये जेनेटिक पदार्थ के अलावा कुछ दूसरा टाइप में काम करता है। जैसे कि अभी हम देखे हैं 3 आरएनए। कौन कौन सा आरएनए देखे हैं? पहला क्या देखे हैं? सबसे पहला आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो किसमें पाया जाएगा? राइबोसोम में पाया जाएगा। दूसरा नंबर क्या देखे? हम देखें एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ऐसा आरएनए जो मैसेज पहुंचाएगा, संदेश को पहुंचाएगा। और उसके बाद हम देखे हैं, कौन देखे हैं? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए, ऐसा आरएनए जो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरण करेगा। तो ये जो आरएनए का जो 3 टाइप है वो किसके अंतर्गत है? तो वो है नॉन जेनेटिक आरएनए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? नॉन जेनेटिक आरएनए के अंतर्गत। और मैक्सिमम हम इसी को ही पढ़ते हैं कि आरएनए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। अगर मेन टाइप आरएनए का देखोगे तो ये है 3 टाइप, एंजाइमेटिक, नॉन जेनेटिक और उसके बाद नॉन जेनेटिक। अब हम आगे देखेंगे, अगर हम तो आरएनए के बारे में अगर देखेंगे तो हम एक एक आरएनए के बारे में पूरा देखते जाएंगे, एक एक आरएनए के बारे में पूरा देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आरआरएनए। आरआरएनए का अगर डायग्राम आप देखोगे तो ऐसा रहता है, राइबोसोमल आरएनए, फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। और ऐसा आरएनए कैसा, इसका नाम कैसे पड़ा है? तो जहां जो पाया जाता है, तो राइबोसोम में जो आरएनए पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोमल आरएनए बोल सकते हैं। अगर इसका आकार देखोगे तो ये इसका ऊपर का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। ये है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम में पाया जाता है। और राइबोसोम से क्या बनता है? राइबोसोम से बनता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन निर्माण में ये सब क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। अगर हम राइबोसोमल आरएनए के बाद अगर हम देखेंगे इसका अगला टाइप अगर देखेंगे तो हम दूसरा टाइप क्या है? आरएनए के, आरआरएनए के बाद क्या है? दूसरा है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं मैसेंजर आरएनए को? संदेश वाहक आरएनए। कौन सा आरएनए? संदेश वाहक आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो क्या करेगा? संदेश पहुंचाएगा, यहां से वहां लेके जाएगा, संदेश वाहक आरएनए, इसका नाम पड़ता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का अगर डायग्राम देखेंगे तो वो ऐसा रहेगा। ये जो है ये इनका क्या है? जेनेटिक कोड रहता है। जैसे कि यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और यहाँ पे थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरेसिल हो सकता है। तो ऐसे ही इनका कोड रहेगा, उस कोड को पहुंचाते हैं ये, और उस कोड के हिसाब से ही क्या बनता है? तो उस कोड के हिसाब से ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोमल आरएनए करता है। ये है हमारा मैसेंजर आरएनए जो संदेश को पहुंचाता है। किसके रूप में पहुंचाता है? जेनेटिक कोड के रूप में पहुंचाता है।
अगर इसके बाद हम अगला टाइप देखेंगे तो अगला टाइप क्या था आरएनए का, अगला टाइप था हमारा टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? संदेश वाहक नहीं, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए बोल सकते हैं। स्थानांतरण आरएनए, कौन सा? स्थानांतरण आरएनए मतलब ऐसा आरएनए जो पहुंचाएगा, किसको पहुंचाएगा? ये पहुंचाता है एमिनो अम्ल को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? एमिनो अम्ल को। जैसे कि अभी हम देखे थे कि आरआरएनए में क्या था, एक कोड था, उस कोड का यहाँ पे होता है एंटी कोड होता है। क्या होता है? एंटी कोड होता है, एंटी कोडान होता है, इसको बोलते हैं एंटी कोडान बोलते हैं। एंटी कोड जो होता है वो ये पहुंचाता है, टीआरएनए पकड़ के पहुंचाता है। जैसे कि वहां पे कोड जैसे था हमारा एडेनिन था, ग्वानिन था और साइटोसिन, तो इसका कुछ एंटी कोडान होता है, वो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है। वो उस एंटी कोडान के जरिए पकड़ के उसको पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? तो राइबोसोमल आरएनए पहुंचाता है और उससे ही फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसको हम अच्छे से देखेंगे, डिटेल से अनुवादन में देखेंगे, ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो ये है हमारा आरएनए का कितना टाइप? 3 टाइप। आरएनए के बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या था? आरएनए के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या था? हमारा अगला टॉपिक था डीएनए। आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? सबसे पहले ये जानो कि आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है। तो देखो ये है डीएनए। डीएनए में कैसा पाया जाएगा? तो ये जो है अभी जो डायग्राम बना है वो है पेंटोज शर्करा का। कौन सा शर्करा का? पेंटोज शर्करा का। कितना कार्बन रहेगा इसमें? 5 कार्बन रहेगा। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? देखो 5 ही कार्बन दिखाई देगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। आखिर आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है? जैसे कि हम आरएनए का अगर नाम देखे होंगे तो उसका नाम रहा होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का नाम क्या रहा होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आखिर इसका नाम आखिर आया कहाँ से? अगर हम देखो आरएनए का अगर हम पेंटोज शर्करा देखिए तो उसमें पाया जाता है OH। दूसरे समूह में क्या पाया जाता है? OH। अगर हम डीएनए में देखेंगे तो इसका जो दूसरा समूह का OH है वो नहीं रहता है, मतलब OH हट गया। OH हटा, अगर हम H को भी अगर नहीं मानेंगे तो मेन हटा, क्या हटा? ऑक्सीजन हटा। क्या हटा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हटने को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीऑक्सी बोलते हैं। ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हो गया? डीऑक्सी हो गया। इसका डीऑक्सीजनेटेड रूप क्या है? तो ये वाला है। तो आरएनए का नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का नाम इसलिए ही पड़ता है, क्या पड़ता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब यहां से एक ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। कौन से नंबर का ऑक्सीजन हटा? दूसरे नंबर का ऑक्सीजन हटा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या? आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? मेन यही OH ग्रुप का अंतर होता है। ये जैसे ही देख लिए, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, क्या आता है? डीएनए। डीएनए का नाम आपको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है? तो डीएनए है वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में किसके रूप में कार्य करता है? मैक्सिमम जीवों के शरीर में किसके रूप में काम करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, नाभिकीय अम्ल के रूप में यही काम करता है। मनुष्य हो गया, मनुष्य के बाद क्या हो गया? जितने भी जीव जंतु हो गए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जितने में भी हम देखेंगे तो सब में जेनेटिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। तो हमारे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कोई है तो वो है डीएनए। डीएनए के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है कि डीएनए कैसा होता है, कैसा बनता है। अगर हम डीएनए को जान गए, तो जीन को जान जाएंगे, जीन को अगर जान गए तो जेनेटिक कोड को जान जाएंगे। जेनेटिक कोड हमको पता चलेगा तो अनुलेखन, अनुवादन, मतलब हमारा जो अगला सभी टॉपिक है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मेन क्या होने वाला है? तो सबसे मेन है इस चैप्टर का डीएनए। अगर हम डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए कैसा कैसा अगर बनता है, कितने पदार्थों से मिलकर बनता है, उसको हम अगर आगे देखें तो डीएनए कैसे बनता है? डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की एक संरचना है डीएनए। कौन से न्यूक्लियोटाइड का? तो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। किसका श्रृंखला है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड की अगर श्रृंखला देखेंगे कैसे बनता है, किससे किससे बनता है, तो सबसे पहले उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर। जो अभी मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाया था किसका? पेंटोज शुगर का। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है, क्या जुड़ता है? पेंटोज शुगर के साथ अगर आप जोड़ दो, किसको जोड़ दो? नाइट्रोजनी क्षार को। किसको जोड़ दो? नाइट्रोजनी क्षार को। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार को अगर हम जोड़ दिए तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर के साथ आप जोड़ दो, किसको जोड़ दो? नाइट्रोजनी क्षार को अगर जोड़ दो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षार उसके साथ में आप जोड़ दो, किसको जोड़ दो?
फास्फेट समूह को जोड़ दो अगर, तो हम इसको बोलते हैं, इन तीनों को मिला के क्या बोल देंगे, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये है न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार, और उसमें अगर आप फास्फेट समूह को अगर जोड़ देते तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फास्फेट को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ऐसे बनता है। सबसे पहले पेंटोस शुगर और उसके साथ में क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के साथ में क्या जुड़ेगा? फास्फेट समूह। जैसे ही हम इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो ये देखो हमारा क्या है, ये फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप किससे जुड़ सकता है? पेंटोस शुगर से ऐसे जुड़ सकता है। पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप, और उसके साथ में क्या जुड़ा रहेगा? उसके साथ में क्या जुड़ा रहेगा? तो नाइट्रोजनी क्षार। ये जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा है उसको हम क्या बोले थे बताओ? अभी लिखे थे, क्या बोले थे? न्यूक्लियोसाइड बोले थे। क्या बोले थे? न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर आप जोड़ दोगे, किसको जोड़ दोगे? फास्फेट को अगर जोड़ दोगे तो ये जो संरचना वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो हमारा संरचना है वो है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, और उसके बाद क्या आ गया? नाइट्रोजनी क्षार हो गया। तो 1 2 3 तीन संरचना आपस में मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। इनके बीच में जो बंध होता है उनको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। ठीक है। अगर इससे हम आगे जाए तो हम देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। नाइट्रोजनी क्षार कितने टाइप का होता है अगर उसको देखें तो टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितने टाइप का होता है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। मेन कितने भागों में बांटा गया है? मेन बांटा गया है इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग? तो एक है हमारा पिरीमिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरीमिडीन। क्या बोल सकते हो? पिरीमिडीन। और क्या बोल सकते हो? तो दूसरा होता है प्यूरिन। क्या होता है? प्यूरिन। प्यूरिन और पिरीमिडीन। अगर हम पिरीमिडीन का टाइप देखेंगे तो पिरीमिडीन में और क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले पाया जाता है थाइमिन। क्या पाया जाता है? थाइमिन। थाइमिन के बाद क्या पाया जाता है? थाइमिन के बाद पाया जाता है यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है। थाइमिन किस में होता है? डीएनए में होता है। साइटोसिन भी डीएनए में होता है। ये जो यूरेसिल है ये बस होता है किस में होता है? आरएनए में, जो किसके अंतर्गत आता है? पिरीमिडीन के अंतर्गत। पिरीमिडीन में क्या क्या आते हैं? थाइमिन आता है, यूरेसिल आता है और साइटोसिन आता है। आप इसको ऐसे ही नाम से याद रखना। टी मतलब थाइमिन, यू मतलब यूरेसिल और सी मतलब क्या? साइटोसिन। साइटोसिन सी मतलब। तो पिरीमिडीन में कितने आते हैं? तो 3 आते हैं। 3 नाइट्रोजनी क्षार किसके अंतर्गत आते हैं? 3 नाइट्रोजनी क्षार पिरीमिडीन के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं? थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। वैसे ही अगर हम देखेंगे पिरीमिडीन के अलावा दूसरा टाइप प्यूरिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है? तो एक आता है एडिनिन और दूसरा क्या आता है? ग्वानिन आता है। एडिनिन और ग्वानिन किसमें आते हैं? तो एडिनिन और ग्वानिन किसमें आते हैं? प्यूरिन में। अगर हम इस टाइप से अगर देखेंगे तो नाइट्रोजनी क्षार टोटल कितने प्रकार का हुआ? तो 3 टाइप ये हो गया, 2 टाइप ये हो गया। टोटल अगर देखेंगे तो हमारे शरीर में 5 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। यही जो 5 है, 5 में से कोई 4, कितना? कोई 4। आरएनए में देखोगे तो भी 4 पाया जाएगा और डीएनए में भी देखोगे तो भी कितना पाया जाएगा? 4 पाया जाएगा। एक जो होता है वो ऑप्शनल होता है। क्या ऑप्शनल होता है? या तो थाइमिन। थाइमिन किस में पाया जाएगा? थाइमिन पाया जाएगा डीएनए में। और यूरेसिल किस में पाया जाएगा? तो यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में। तो ये दोनों ऑप्शनल है, कोई एक ही पाया जाएगा। 2 तो कंपलसरी पाया जाना, साइटोसिन भी कंपलसरी है। यूरेसिल और थाइमिन में से कोई एक ही पाया जाएगा। आरएनए में क्या पाया जाएगा? तो आरएनए में पाया जाएगा यूरेसिल और डीएनए में क्या पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा थाइमिन। तो ये है समझ में आपको नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। ये बताओ नाइट्रोजनी क्षार किससे मिलेगा? तो नाइट्रोजनी क्षार मिलेगा किससे मिला था बताओ? पेंटोस शर्करा से। किससे मिला था? पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा का अगर हम संरचना देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा कार्बन हो गया? हमारा 5वां कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे OH, OH किसमें पाया जाता है बताओ? डीएनए में पाया जाता है या आरएनए में? तो OH पाया जाता है हमारा ओनली किसमें? आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। अगर हम डीएनए के लिए देखेंगे तो उसमें OH नहीं पाया जाएगा। तो अगर हम बात करें किसका बात करें? डीएनए का बात करें। डीएनए का अगर हम बात करें तो ये OH डीएनए में नहीं पाया जाएगा। एडेनिन पाया जाएगा, थाइमिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? साइटोसिन। कोई 4 ही पाए जाएंगे एक न्यूक्लिक अम्ल में।
न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। अगर हम डीएनए का अगर हम बात करें तो इसमें ये चारों पाए जाएंगे, यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में। और ये अगर हम देखेंगे इनका संरचना कैसे होता है तो ऐसा टाइप जुड़ता है। ये हमारा एडेनिन हो गया, ये हो गया पेंटोस शुगर, और ये हमारा हो गया फास्फेट समूह, फास्फोरस ग्रुप हो गया। देखो फास्फेट समूह कैसे जुड़ता है, तो देखो ये कौन से कार्बन में जुड़ा है, अगर हम कार्बन देखेंगे तो पांचवा कार्बन में, कौन से कार्बन में, पांचवा कार्बन में, या तो नीचे जुड़ेगा और अगला जो चेन आएगा वो हमारा कहाँ जुड़ेगा, तो वो अगर हम देखेंगे तो ऐसा, अगर हम पेंटोस शुगर अगर हम बनाएंगे तो वो कहाँ जुड़ेगा, नीचे में जुड़ेगा ऐसा। तो या तो ये पांचवा कार्बन हो गया, या तो कौन सा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन। तो डीएनए के संरचना जब देखेंगे तो वहां पे यही दर्शाया जाएगा, या तो 5 डेज रहेगा या तो 3 डेज रहेगा। वो कहां से आया, तो कार्बन की संख्या से आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, या तो पांचवा कार्बन में जुड़ सकता है या तो तीसरे कार्बन में ही जुड़ सकता है।